नमस्ते दोस्तों। अभी हम बात करेंगे बॉयलर्स एक्ट 1923 के बारे में। तो बॉयलर एक्ट 1923 के बारे में जानने के पहले आपको बॉयलर और बॉयलर का मैकेनिज्म मालूम होना जरूरी है। तो जो लोग इंजीनियरिंग पढ़ चुके हैं उन लोगों को बॉयलर, बॉयलर ऑपरेशंस, उसकी टाइप्स, माउंटिंग, एक्सेसरीज, इसके बारे में जानकारी होगी। थोड़ा सा ब्रीफ में मैं आपको बता देता हूं कि बॉयलर ये एक ऐसा इक्विपमेंट है जहां पे स्टीम जनरेट होती है। तो स्टीम जनरेट करने के लिए हम जो इक्विपमेंट यूज करते हैं नॉर्मली उसको हम बॉयलर कहते हैं। तो यहाँ पे लो प्रेशर बॉयलर, हाई प्रेशर बॉयलर, लो प्रेशर बॉयलर, लो टेम्परेचर, या हाई प्रेशर हाई बॉयलर टेम्परेचर, तो ऐसे अलग अलग टाइप्स ऑफ बॉयलर्स यहाँ पे हो सकते हैं। उसके अलावा स्पेसिफिकली जो पढ़ाया जाता है वो फायर ट्यूब बॉयलर और वाटर ट्यूब बॉयलर। तो ये फायर ट्यूब बॉयलर में क्या होता है कि ये जो ट्यूब्स यहाँ पे आपको दिखाई देती है, तो ये ट्यूब्स थ्रू अगर ये फायर होगा तो उसको हम फायर ट्यूब बॉयलर कहेंगे। तो ऑब्वियसली जब आपको वाटर से स्टीम जनरेट करना है तो आपको टेम्परेचर हायर साइड में रखना होगा, प्रेशर हायर साइड में रखना होगा या फिर जनरेट होगा, क्योंकि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है तो उस हिसाब से वो वर्कआउट करेगा। और हाई टेम्परेचर के लिए आपको एनर्जी लगेगा। तो यहाँ पे ये जो एनर्जी या हीट है, तो ये हीट जनरेट करने के लिए आपको यहाँ पे फर्नेस की जरूरत होती है। तो ये फर्नेस में ही मेन हीट जनरेट होती है। तो यहाँ पे जनरली अगर कोल बेस्ड बॉयलर होंगे तो यहाँ पे कोल जलाया जाएगा, कोयला जलाया जाएगा, या फिर आज की डेट में हम बायो ब्रिकेट्स यूज कर रहे हैं, यानी कि वेस्ट एग्रीकल्चर या एग्रीकल्चरल वेस्ट या एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो एज ए बाय प्रोडक्ट या वेस्ट, उनका आप फ्यूल यूज कर सकते हैं। और ये फ्यूल जला के भी आप यहाँ पे हीट जनरेट कर सकते हैं। कहीं जगह ये ऑयल भी यूज किया जाता है, कहीं जगह इलेक्ट्रिक सप्लाई भी यूज किया जाता है। तो कहीं से भी आपको हीट की जरूरत होगी और ये हीट आप ये वाटर को देंगे और फिर वाटर हीट एब्जॉर्ब करेगी और फिर उसके बाद में वो स्टीम में कन्वर्ट होगी। तो यहाँ पे ये जब स्टीम जनरेट होगी तो ये स्टीम का आउटलेट यहाँ पे दिखाई देता है आपको। ये जो ट्यूब्स है इसके थ्रू ये फायर यानी कि इनडायरेक्टली हीट एनर्जी यहाँ से जाएगी और फिर ये वाटर के इनडायरेक्ट कांटेक्ट में आने के बाद ये स्टीम यहाँ पे जनरेट होगी। तो ये जनरल मैकेनिज्म है फायर ट्यूब बॉयलर का। अभी सेम यहाँ पे वाटर ट्यूब बॉयलर है। तो ये ट्यूब्स थ्रू यहाँ पे वाटर जा रहा है, ये आपको यहाँ पे दिखाई देता है। तो ये जो ट्यूब्स है, तो ये ट्यूब्स थ्रू वाटर जाता है और उसके सराउंडिंग पे ये जो हीट है ये सप्लाई की जाती है। अभी ये केस में ट्यूब्स में वाटर है इसलिए हम इसको वाटर ट्यूब बॉयलर कहते हैं। और यहाँ पे ये ट्यूब्स थ्रू हम हॉट गैसेस या हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी कि फायर प्रोवाइड कर रहे हैं, इसलिए इसको फायर ट्यूब बॉयलर कहा जाता है। अभी ये भी सिमिलर केस है कि आपको भी यहाँ पर भी स्टीम जनरेट करना है और ये स्टीम इंडस्ट्री में जहां पे भी आपको अप्लाई करना है वहां पे आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पर भी आपको फर्नेस लगेगा, यहाँ से हीट जनरेट होगी, ये हीट सप्लाई होगी और फिर बाद में जो आफ्टर कंबशन जो गैसेस आते हैं जिसको हम फ्लू गैसेस कहते हैं या चिमनी गैसेस कहते हैं या स्मोक कहते हैं, तो ये यहाँ पे चिमनी थ्रू यहाँ पे एटमॉस्फेयर में सेंड किए जाते हैं। तो वहां पर भी कुछ परमिसिबल लिमिट्स है, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स के गाइडलाइंस है, उसके बेसिस पे आप ये वर्कआउट कर सकते हैं। तो ये बेसिक आइडिया था बॉयलर का। अगर बॉयलर के माउंटिंग और एक्सेसरीज जिसको कहते हैं वो अगर आपको यहाँ पे देखना है, यहाँ पे आपको पता चलेगा कि जो भी आपको हीट प्रोवाइड करनी है, जो भी आपको फ्यूल बर्न करना है,
तो उसके लिए आपको बर्नर लगेगा। तो जो भी यहाँ पे प्रोसेसर हो सकते हैं वो फुल्ली ऑटोमेटिक हो सकते हैं, सेमी ऑटोमेटिक हो सकते हैं, मैनुअल ऑपरेटेड हो सकते हैं। तो यहाँ पे ये ऑपरेटर या प्रोसेसर आप यूज कर सकते हैं, बर्नर प्रोविजन कर लिए। अभी आपको कोई फ्यूल बर्न करना है, इसका मतलब आपको एयर यानी कि ऑक्सीजन डायरेक्टली लगेगा। तो यहाँ पे फ्यूल टू एयर रेशो जो है वो मेंटेन करना यहाँ पे बहुत जरूरी होगा। तो फ्यूल टू एयर रेशो के बेसिस पे ही आपके जो फ्लू गैसेस आते हैं उसका कॉन्सेंट्रेशन, उसके कंपोनेंट्स डिसाइड होंगे। यानी कि अगर कंप्लीट कंबशन होता है तो हाइड्रोकार्बन ऑक्सीडाइज होने के बाद ये कंप्लीट CO2 में कन्वर्ट हो सकता है। अगर ये इनकम्प्लीट ऑक्सीजन होता है, इनकम्प्लीट कंबशन होता है, तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट होगा और ये कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ पे पॉइजनस गैस है, ये प्रॉब्लमेटिक है। उसी प्रकार यहाँ पे हाई टेम्परेचर है, तो यहाँ पे टेम्परेचर एक प्रॉब्लम होगा। यहाँ पे आप जो फर्नेस यूज करने वाले, जो फ्यूल्स यूज करने वाले हैं, अगर ये कोल बेस्ड पावर की हम बात करें, बॉयलर की बात करेंगे, तो वहां पे बहुत सारी एक्टिविटीज होती है, जैसे कि कोल का स्टोरेज करना पड़ता है, कोल को वहां पे सप्लाई करना पड़ता है और अलग अलग तरीके यहाँ पे अप्लाई किए गए। जैसे कि कन्वेंशनल टेक्निक्स में ये मैनुअल प्रोसेस है, अगर आपके यहाँ पे कुछ प्रोविजन है, फैसिलिटीज थे, वहां पे कन्वेयर यूज किए जाते हैं और कहीं जब अभी फुल्ली ऑटोमेटिक मशीनरीज भी यहाँ पे यूज की जाती है। तो बॉयलर के टाइप पे डिपेंड है, फैसिलिटीज पे डिपेंड है, टेक्नोलॉजीज पे भी डिपेंड है, बहुत सारी बातें। लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर हाइयर साइड में, प्रेशर हाइयर साइड में, और इसकी वजह से यहाँ पे जो हजार्ड से, ये प्रेशर हजार्ड एक मेजर प्रॉब्लम हो सकता है, हाई टेम्परेचर एक प्रॉब्लम हो सकता है, और इसके सराउंडिंग में जो भी टेम्परेचर की वजह से या फिर स्टीम जनरेट होने की वजह से ह्यूमिडिटी और नॉइज, ये अलग अलग हजार्ड्स यहाँ पे प्रेजेंट हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो भी एक्टिविटीज होती है, जैसे कि यहाँ पे आपको कोल सप्लाई करना पड़ता है, कन्वेयर्स यूज करना पड़ते हैं, फीडिंग करना होती है, फिर स्टीम जनरेट होता है, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर एक्टिविटीज होती है, फिर स्टीम सप्लाई होती है। तो यहाँ पर आपको जब एयर सप्लाई करना पड़ता है तो एयर के लिए आपको कंप्रेसर या ब्लोअर यूज करना पड़ता है। तो बहुत सारे इक्विपमेंट्स यहाँ पे यूज करने हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे हाई नॉइज एरिया ये जनरेट हो सकता है। तो जनरली अगर आप देखेंगे तो 94 डेसिबल्स तक भी यहाँ पे नॉइज जनरेट होता है। यहाँ पे ये स्टीम टेम्परेचर प्रेशर की वजह से ह्यूमिड एटमॉस्फेयर तैयार हो जाता है और ये हाई टेम्परेचर प्रेशर क्राइटेरिया डिपेंड्स है कि आपका बॉयलर का टाइप कौन सा है। तो कुछ बॉयलर हाई प्रेशर बॉयलर और हाई टेम्परेचर बॉयलर्स होते हैं, तो वहां पर ये टेम्परेचर और प्रेशर कंडीशन हाइयर साइड में होगी। तो मिनिमम 15 psig जो मिनिमम क्राइटेरिया है ये यहाँ पे लागू होगा। उसके बाद में ये 160 psig तक जा सकता है या फिर 250 टू 350 डिग्री फ़ारेनहाइट तक भी ये टेम्परेचर के लेवल भी हो सकते हैं। तो ये डिपेंड्स है आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपको स्टीम जनरेशन कितना करना है, कितनी क्वांटिटी में करना है, किस क्वालिटी में करना है, आपको लो प्रेशर स्टीम की जरूरत है, मीडियम प्रेशर स्टीम की जरूरत है, हाई प्रेशर स्टीम की जरूरत है, या फिर आपको सुपर हीटिंग की भी जरूरत होगी। तो ये सभी बातें एप्लीकेशंस पे डिपेंड है, उस हिसाब से आपको ये बॉयलर यूटिलाइज करना होगा। तो आपको ये जो बॉयलर की असेंबली है इसके बेसिस पे भी आपको पता चलेगा कि ये नंबर ऑफ ट्यूब्स यहाँ पे होते हैं जो नॉर्मल शेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर टाइप में यूज होता है। उसके अलावा अगर आप ये कॉम्बो टाइप ऑफ बॉयलर यूज करते हैं जो कम स्पेस में यूज करना है लेकिन इफिशिएंसी ज्यादा चाहिए, तो उस हिसाब से भी आपको ये अलग अलग जो एक्सेसरीज है वो ऐड करनी होगी। लेकिन यहाँ पे सेफ्टी का ध्यान रखते हुए आपको सेफ्टी वॉल यहाँ पे लगाना जरूरी होगा और यहाँ पे कम से कम 2 सेफ्टी वॉल यहाँ पे रहते हैं। नॉर्मली यहाँ पे प्रेशर गेज भी रहता है, वाटर लेवल इंडिकेटर रहता है, फ्यूजिबल प्लग सिस्टम्स रहती है, इकोनोमाइजर सिस्टम्स होती है। ऐसे बहुत सारे असेंबलीज यहाँ पे इक्विपमेंट्स यहाँ पे यूज करना पड़ते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स यूज करना पड़ते हैं, कुछ प्रेशर गेजेस यूज करना पड़ेंगे आपको। तो प्रेशर मेजर करने के लिए प्रेशर गेजेस, वाटर लेवल चेक करने के लिए वाटर लेवल इंडिकेटर, अगर इनकेस ये टेम्परेचर हाइयर साइड में चला जाता है तो उसके लिए सेफ्टी प्रोविजन के लिए फ्यूजिबल प्लग, अगर ये प्रेशर हाइयर साइड में बढ़ जाता है
तो उसके लिए आपको सेफ्टी वॉल ऑपरेट होना चाहिए, इसीलिए सेफ्टी वॉल यहाँ पे माउंट करना होगा। तो ऐसे बहुत सारी यहाँ पे प्रोविजंस होती है। तो नॉर्मली जब हम बॉयलर एक्सीडेंट्स के बारे में बात करते हैं तो जनरली लोग एक्सप्लोजन के बारे में बात करते हैं और बॉयलर एज अ बॉम्ब यहाँ पे एज्यूम किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे अगर आपने प्रेशर कंट्रोल नहीं किया तो वो एक्सप्लोड हो सकता है। और बॉयलर एक्सीडेंट केसेस में बहुत सारी जगह ऑलरेडी फैटलिटीज हो चुकी है। इसीलिए आपको बॉयलर, उसका टाइप, उसके रिक्वायरमेंट और फिर प्रिकॉशनरी मेजर्स क्या लेने चाहिए, उसके माउंटिंग एक्सेसरीज क्या होने चाहिए, उसका रेगुलर इंस्पेक्शन करना, उसके जो मेंटेनेंस या रिपेयर टास्क है उसके बारे में ध्यान रखना, वाटर की जो क्वालिटी रहती है फीड वाटर, उसकी क्वालिटी पे ध्यान रखना, क्योंकि उसमें भी बहुत सारे पैरामीटर्स रहते हैं कि उसका पीएच क्या है, उसकी अल्कलिनिटी क्या है, एसिडिटी क्या है, उसमें ऑलरेडी कार्बोनेट्स या सल्फेट्स या कुछ ऐसे सॉल्ट्स है जिसकी वजह से यहाँ पे स्केल या स्लज का प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये बहुत सारी बातें आपको यहाँ पे बॉयलर्स के ओरिएंटेड ध्यान में रखनी है। तो इसी का ओवरऑल अगर आप देखेंगे, हजार्ड्स के बारे में सोचेंगे, टेम्परेचर प्रेशर के बारे में सोचेंगे, या एयर पोल्यूशन के बारे में सोचेंगे, या फिर जो पर्सनल लेवल पे हेल्थ रिस्क के बारे में सोचेंगे, इसी हिसाब से वहां पे बॉयलर एक्ट तैयार किया गया। तो ये बॉयलर एक्ट में ये सारी प्रोविजन, ये सारा मैकेनिज्म, ये सारा जो ऑपरेशन है ये आपको मालूम होना चाहिए। फिर आपको ये बॉयलर चलाने के लिए आपको मिनिमम लीटर्स की कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए, प्रेशर कितना होना चाहिए, टेम्परेचर कितना होना चाहिए, आपको लाइसेंस की जरूरत है या नहीं, अगर लाइसेंस लेना है तो आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करना है तो क्या करना है, आपको लिमिटेशंस क्या करने हैं, ये रजिस्ट्रेशन या जो एप्लीकेशन है वो कौन करता है, ये सभी बातें बॉयलर एक्ट 1923 में दी गई है। तो बॉयलर एक्ट 1923 में नॉर्मल जो रूल नंबर 1 होता है वो शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट एक्सटेंट और सेकंड डेफिनेशंस दी गई है। तो जैसे अभी मैंने बताया, तो ये सब बातें जो बॉयलर या फिर जो उसकी माउंटिंग एक्सेसरीज वगैरह है तो उसकी डेफिनेशंस यहाँ पे दी गई है। फिर वहां पे चीफ इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, बॉयलर इंस्पेक्टर, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, कॉम्पिटेंट पर्सन, ये भी बहुत सारे डेफिनेशंस हैं। जो नॉर्मल यहाँ पे डेफिनेशंस आपको लॉजिकली लगती है वही सारी डेफिनेशंस यहाँ पे दी गई है बॉयलर्स एक्ट में। उसके अलावा कुछ स्पेसिफिक पैरामीटर्स या जो पार्ट्स है बॉयलर के, तो बॉयलर पार्ट्स पे यहाँ पे फोकस किया गया है। जैसे कि यहाँ पे 2A में फीड पाइप, तो ये 2B इकोनॉमाइजर, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बॉयलर के जो पार्ट्स है वहां पे उसका कनेक्शन पाइप से भी है। तो फीड वाटर के लिए हम फीड पाइप यूज करते हैं, स्टीम सप्लाई करने के लिए स्टीम पाइप यूज करते हैं, और जो अभी हमने बताया कि फर्नेस में जो बर्निंग प्रोसेस होती है या ऑक्सीडेशन प्रोसेस होती है उसके बाद में वो हीट सप्लाई होती है और फिर स्टैक से या चिमनी से वो जो फ्लू गैसेस पास हो जाते हैं तो उसमें भी हीट होती है। तो आप डायरेक्टली एटमॉस्फेयर में वो सेंड नहीं कर पाते हैं और इसीलिए आप इकोनॉमाइजर भी यूज करते हैं। यानी कि ये इकोनॉमाइजर या फीड पाइप या स्टीम पाइप, ये बहुत सारे ऐसी पार्ट्स है जो डायरेक्टली बॉयलर से ही कनेक्टेड होती है और इसीलिए ये जो एक्ट है बॉयलर एक्ट, ये इनको भी लागू होता है। अभी कुछ लिमिटेशंस भी इस बॉयलर्स के लिए होंगे और कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी होंगे, जैसे कि अगर आप स्पेसिफिक शिपिंग के लिए जाते हैं या फिर आप 6 महीने से ज्यादा बॉयलर ऑपरेट करने के लिए जाते हैं और आइसोलेटेड प्लेसेस में जाते हैं, या फिर आप रेलवेज में बॉयलर यूज कर रहे हैं, या फिर डिफेंस सर्विसेज में बॉयलर यूज कर रहे हैं, या फिर ऐसे कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर प्रोविजन है कि जहाँ पे कॉन्फिडेंशियल एरिया है और वहां पे आप जा नहीं सकते, तो ऐसे कुछ चीजें वहां पे आपको कुछ लिमिटेशंस है कि जो नॉर्मली बॉयलर्स के लिए या इंडस्ट्रीज में जो बॉयलर यूज होते हैं वहां पर जो रूल्स एंड रेगुलेशंस लागू है उनके लिए कुछ एक्सेप्शन केसेस होती है या फिर उनके लिए कुछ स्पेसिफिक लिमिट्स भी यहाँ पे दी गई। उसके अलावा जो पावर है, तो ये अगर आपको कुछ रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करने के लिए या बॉयलर ट्रांसपोर्ट करने के लिए या फिर स्टेट टू स्टेट ट्रांसपोर्ट करने के लिए या फिर बॉयलर्स के जो लिमिट्स होते हैं प्रेशर टेम्परेचर्स के उसको चेंज करने के लिए या फिर उसमें मॉडिफिकेशन के लिए या फिर आपको लोकेशन चेंज करना है बॉयलर का, तो हर एक चीज को आपको यहाँ पे परमिशंस लेना होता है। तो यहाँ पे कुछ चीजों के लिए अगर ये नॉर्मल ऑपरेशंस होंगे या नॉर्मल मॉडिफिकेशंस होंगे तो वहां पे
ये कॉम्पिटेंट पर्सन को या बॉयलर इंस्पेक्टर की ये प्रोविजन दी गई है, पावर दी गया है कि वो यहाँ पे कुछ लिमिट्स एक्सटेंड कर सकते हैं। तो इसमें मेनली अगर आप देखेंगे तो ये चीफ इंस्पेक्टर, डेप्यूटी चीफ इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर, ये तीनों जो पर्सन है या डेजिग्नेशन से ये बॉयलर ओरिएंटेड है, यानी कि ये सभी बॉयलर एक्सपर्ट्स पर्सन है। बॉयलर का जो एक्सपीरियंस है, बॉयलर के जो इंस्पेक्टर्स के लिए एग्जाम्स होते हैं, बॉयलर्स के लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया या एक्सपीरियंस क्राइटेरिया होता है, जो नॉलेज होना चाहिए, ये सभी लोगों को यहाँ पे होता है। तो गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स ये हो सकते हैं और उन्होंने एक स्पेसिफिक एग्जाम क्रैक होने के बाद ही ये डेजिग्नेशन पाया है। इसका मतलब है कि ये बॉयलर ओरिएंटेड एक्सपर्ट पर्सन। तो आपके बॉयलर को परमिशंस देने के लिए, रजिस्ट्रेशन करने के लिए, रिन्यूअल करने के लिए, मूवमेंट करने के लिए, मॉडिफिकेशंस करने के लिए जो भी आपको काम करना है उसका अप्रूवल लेना जरूरी है। और ये अप्रूवल के पहले ये इंस्पेक्टर्स आपके यहाँ पे आके ये ओवरऑल बॉयलर के जो फैसिलिटीज है, इंस्ट्रूमेंट्स है, इक्विपमेंट्स है, लोकेशन है, वो यहाँ पे चेक करेंगे और उसके बाद में ही आपको ये परमिशन देंगे। इन केस अगर कहीं पे मेजर एक्सीडेंट होते हैं या फिर वो बॉयलर्स की कैपेसिटी बहुत ज्यादा है और आपको ये लगता है कि यहाँ पे ये हायर हजार्ड लेवल है, तो वहाँ पे डेप्यूटी चीफ इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर भी इन्वॉल्व होंगे और वो उनको गाइडलाइंस या पर्टिकुलर डायरेक्शन भी दे सकते हैं। उसके अलावा जो अनरजिस्टर्ड या अनसर्टिफिकेट बॉयलर होते हैं, जैसे कि कुछ बॉयलर्स को अगर कैपेसिटी कम होती है लीटर्स में, या फिर उसका प्रेशर कम होता है, या फिर टेम्परेचर कम होता है, या फिर उसको एक्सेप्शंस दिया है, तो ऐसे बॉयलर्स को अनरजिस्टर्ड बॉयलर या अनसर्टिफिकेट बॉयलर कहा जाता है। तो इसके लिए भी कुछ स्पेशल प्रावधान यहाँ पे दिया गया है कि कुछ लोगों को, जैसे हमने डिफेंस सर्विसेज के बारे में बताया, रेलवे सर्विसेज के बारे में बताया, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के कुछ एजेंसीज के बारे में बताया, या फिर शिपिंग जहाँ पे होता है वहां पर ऐसे कुछ शिप्स होते हैं जो 6 महीने से ज्यादा टाइम के लिए भी या 1 साल के लिए भी वो जाते हैं और उनको वापस आने में ही इतना टाइम लगता है कि उनके लिए जो इंस्पेक्टर नॉर्मली वो स्टेट या डिस्ट्रिक्ट के लिए, रीजन के लिए होता है, वो इंस्पेक्टर वहां पे इंस्पेक्शन नहीं कर पाएगा। तो उनके लिए स्पेसिफिक इंस्पेक्टर उनके ही अंडर वो जो काम करेंगे, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ड्यूटी होंगी। तो ये ऐसे कुछ यहाँ पे एक्सेप्शन केसेस हो सकते हैं जो बॉयलर स्टीम तो जनरेट कर रहे हैं लेकिन वो अनरजिस्टर्ड या अनसर्टिफिकेट बॉयलर के अंदर आ सकते हैं। जैसे कि अगर आप देखेंगे तो ये बॉयलर की जो डेफिनेशन है, तो ये प्रेशर वेसल है जहां पे स्टीम जनरेट होती है और ये एक्चुअली फायर प्रेशर वेसल ये कैटेगरी में आते हैं, यानी कि यहाँ पे फायर यूज होता है और फिर वहां पे स्टीम जनरेट होती है और स्टीम जनरेट होने की वजह से वहां पे प्रेशर इंक्रीज होता है और इसकी वजह से ये प्रेशर वेसल बन जाता है। तो कुछ केसेस यहाँ पे है कि जहां पे ये प्रेशर वेसल कैटेगरी में नहीं आ पाएगा, जैसे कि अगर आपका बॉयलर का कैपेसिटी लेस देन 25 लीटर्स है या फिर उसका जो प्रेशर है लेस देन 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, या फिर उसका जो टेम्परेचर है वो अगर 100 डिग्री सेल्सियस से कम है, तो वहां पे प्रेशर क्रिएट होने के चांसेस कम है और इसीलिए वो बॉयलर के डेफिनेशन में नहीं आ पाएगा। और फिर वो एक्चुअली अगर स्टीम भी जनरेट करता है, वेपर भी जनरेट करता है, तो उसके लिए बॉयलर एक्ट लागू नहीं होगा। तो ये डेफिनेशंस अलग अलग अमेंडमेंट्स के हिसाब से भी चेंज हो जाती है, कैपेसिटीज भी चेंज हो जाती है, तो आपको लेटेस्ट अमेंडमेंट पढ़ना चाहिए और उसके बाद में फिर वो बॉयलर की डेफिनेशन और बॉयलर एक्ट एप्लीकेबल है या नहीं ये चेक करना चाहिए। तो जैसे आज की डेट में अगर हम देखेंगे तो नॉर्मली 17.5 लीटर्स की कैपेसिटी के ऊपर के जो बॉयलर्स हैं, जो प्रेशर वेसल्स है, वो बॉयलर एक्ट यहाँ पे इलिजिबल हो सकते हैं। कुछ बॉयलर कंपोनेंट्स भी हैं यहाँ पे, जैसे अभी हमने बात की तो जो डायग्राम्स में बताया मैंने कि कुछ यहाँ पे स्टीम पाइप्स है, कुछ फीड पाइप है यानी कि वाटर फीड पाइप, इकोनॉमाइजर कनेक्शन है, सुपर हीटर यहाँ पे प्रोविजन हो सकती है, कुछ माउंटिंग्स हो सकते हैं, कुछ फिटिंग्स हो सकते हैं। तो ये अलग अलग कंपोनेंट्स बॉयलर के हैं, जो जिन बॉयलर के कंपोनेंट्स ये सभी जितने भी प्रेशर यहाँ पे रहेगा वो प्रेशर के
अंदर ही ये कंपोनेंट्स यहाँ पे होते हैं, इसीलिए बॉयलर एक्ट यहाँ पे ये हर एक कंपोनेंट को लागू होगा। तो बॉयलर फिटिंग्स में यहाँ पे वॉल आ सकता है या फ्लेंज आ सकते हैं या फिर पाइपलाइंस आ सकती है, कुछ जो कैस्केट्स आ सकते हैं, और माउंटिंग एक्सेसरीज में हमने जो बातें कही है, वाटर लेवल इंडिकेटर हो सकता है या फिर सेफ्टी वॉल असेंबली हो सकती है या फिर फ्यूजिबल प्लग हो सकता है, वेंट पाइप होगा, फीड पाइप होगा, स्टीम पाइप होगा, इकोनोमाइजर हो गए। अगर इन केस आपको सुपर हीटेड स्टीम की रिक्वायरमेंट है तो वहां पे सुपर हीटर अरेंजमेंट भी हो सकती है। तो ये सभी कंपोनेंट्स नॉर्मली 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर गेज से अगर ज्यादा होते हैं तो वो सब बॉयलर कंपोनेंट्स कहलाते हैं, और जिसकी वजह से ये बॉयलर एक्ट उनको लागू होगा। तो यहाँ पे कुछ डेफिनेशंस दी गई है, जैसे कि एक्सीडेंट है तो बॉयलर का जनरली जो एक्सीडेंट, मेजर एक्सीडेंट जिसको कहा जाता है, वो एक्सप्लोजन ही होता है, और कई केसेस में बॉयलर कंपोनेंट फेलियर होने की वजह से एक्सीडेंट होते हैं। जैसे कि अगर वॉल यहाँ पे ब्रेक हो गया या सील ब्रेक हो गया या फिर स्टीम लीकेज हो गई या फिर जो सेफ्टी वॉल है उसने ऑपरेट ठीक से किया नहीं है या फिर वेंट पाइप ठीक तरह से काम नहीं कर रहा है या फिर पाइप का आपने डायमीटर चेंज कर लिया या पाइप का लेंथ चेंज कर लिया या फिर आपने बॉयलर का लोकेशन चेंज करते हुए वहां पे एक्सीडेंट हो गया, तो ऐसे कुछ केसेस है जहां पे ये बॉयलर ओरिएंटेड अगर एक्सीडेंट होता है तो उसको ये बॉयलर एक्ट में एक्सीडेंट कहा जाएगा, और वहां पे उसमें इंजुरी हो सकती है या फिर डेथ हो सकता है या फिर प्रॉपर्टी डैमेज हो सकती है या फिर कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। तो कुछ इंजर्ड पर्सन, कुछ डेथ और कुछ प्रॉपर्टी डैमेज भी यहाँ पे हो सकती है। ऑलरेडी हिस्ट्री में बहुत सारे ऐसे केसेस यहाँ पे हो चुके हैं। अभी यहाँ पे जो बोर्ड वर्डिंग आता है तो ये सेंट्रल बॉयलर बोर्ड होता है, जो सेक्शन 27A में डिफाइन करके उसके जो स्ट्रक्चर है, उसके जो फंक्शंस है, ड्यूटीज है, मेंबर्स है, ये सभी बातें यहाँ पे बताई गई। अभी जो इकोनॉमाइजर है तो ये इकोनॉमाइजर आज की डेट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमको हर एक पार्ट में जो हीट है यानी कि जो पावर सोर्स है या फोसाइल फ्यूल से उसको बचाना है, और उसके साथ साथ में एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट करना है। तो ये दोनों बातें यहाँ पे इकोनॉमाइजर की वजह से अचीव होती है। तो जिन लोगों को इकोनॉमाइजर मालूम नहीं है उनके लिए ये डायग्राम यूजफुल है। इकोनॉमाइजर ऐसा इक्विपमेंट है जहां पे आपको ये जो फ्लू गैसेस होते हैं, तो ये फ्लू गैसेस यहाँ से पास होते हैं इकोनॉमाइजर थ्रू, और ये इकोनॉमाइजर में ऐसे अलग अलग नंबर ऑफ पाइप्स होती है। तो ये पाइपलाइंस में वाटर होता है, तो यहाँ पे ये कोल्ड वाटर इनलेट आपको दिखाई देता है। तो ये वाटर वॉल, यहाँ पे ये वॉल ऑन करेंगे, ये वाटर यहाँ से पास होगा पाइपलाइन थ्रू, और ये पाइप के बाहर से ये फ्लू गैसेस पास होंगे। तो ये फ्लू गैसेस ऐसे पास हो जाएंगे इससे थ्रू, और ये जो वाटर है ये यहाँ से ऐसे पास होगा, और फिर ये यहाँ पे ये जो वाटर है इनडायरेक्ट कांटेक्ट में आएगा फ्लू गैसेस के, और फ्लू गैसेस में जो हीट होगी, जो एनर्जी होगी, वो हीट यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाएगी वाटर से, और वाटर का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, इसीलिए यहाँ पे इसको हॉट वाटर आउटलेट कहा गया है। तो कोल्ड वाटर हीट एब्जॉर्ब करेगा फ्लू गैसेस में से और वो हॉट वाटर बन जाएगा। ये हॉट वाटर यहाँ पे इंडस्ट्रीज में यूज किया जाएगा, और ये जो फ्लू गैसेस में से जो हीट, जिसको हम लैटेंट हीट बोलते हैं टेक्निकली, तो ये लैटेंट हीट जब यूटिलाइज हो जाती है तो ये फ्लू गैसेस डायरेक्टली आप एटमॉस्फेयर में कम टेम्परेचर में सेंड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर ये नहीं करते हैं तो यहाँ पे थर्मल पोल्यूशन के चांसेस बढ़ जाते हैं, और टेम्परेचर अगर ज्यादा होगा तो उसकी वजह से एटमॉस्फेयर में भी जो भी बर्ड्स होंगे या फिर और कोई एनिमल्स हो सकते हैं, और वहां का टेम्परेचर भी चेंज हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे थर्मल पोल्यूशन के प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो ये दोनों भी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने कोल्ड वाटर को हॉट वाटर में कन्वर्ट कर दिया। अगर ये टेम्परेचर बढ़ जाता है तो ये जितना टेम्परेचर बढ़ा है तो उतना टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितना भी आप फ्यूल यूज करने वाले थे वो फ्यूल आप सेव कर रहे हैं। तो ये फोसाइल फ्यूल सेव करना, इसका मतलब है आपकी कॉस्ट कटिंग भी होती है। उसके अलावा जो फोसाइल फ्यूल कंबशन या बर्निंग की वजह से जो एयर पोल्यूशन होता है, वो पोल्यूशन का बर्डन भी आपका कम हो सकता है। तो ये एक्चुअली आपकी इकोनॉमी बढ़ाता है, तो इसीलिए इसको इकोनॉमाइजर कहते हैं। तो ये एक इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है, इक्विपमेंट है जो बॉयलर से कनेक्टेड होता है।
तो ये एक्चुअल फोटोग्राफ दिखाया गया है जहां पर ये यूट्यूब टाइप ऑफ ट्यूब्स यूज किए हैं इकोनोमाइजर्स में। नेक्स्ट है फीड पाइप। तो ये फीड पाइप के बारे में हमने पहले ही कहा है कि जो भी आपको वाटर आपको फीड करना है बॉयलर में, तो उसके लिए जो पाइप यूज होता है उसको फीड पाइप कहते हैं। तो ये डायरेक्टली बॉयलर से कनेक्टेड होता है और फिर उसका बॉयलर का जो टेम्परेचर, प्रेशर, पैरामीटर्स होंगे, इसकी वजह से ये बॉयलर ऐड के यहाँ पे लागू होगा। उसके अलावा जो सुपर हीटर असेंबली होती है, तो नॉर्मली जब हीट प्रोवाइड करने के बाद जो स्टीम जनरेट होती है, तो वो स्टीम में भी अलग अलग कैटेगरीज होती है। जनरली अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले ये जो वाटर है ये वेट स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। फिर इसको अगर कंटिन्यू हीट सप्लाई दिया जाएगा तो ये ड्राई स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। और अगर इससे भी ज्यादा आपको हाई क्वालिटी का स्टीम चाहिए तो उसके लिए आपको सुपर हीटेड स्टीम की रिक्वायरमेंट होगी। और ये सुपर हीटेड स्टीम जनरेट करने के लिए सुपर हीटर यहाँ पे यूज किया जाता है। तो ये ऑलरेडी ड्राई स्टीम को कंटिन्यू हीट सप्लाई करने के बाद सुपर हीटेड स्टीम बन सकती है। तो ये इक्विपमेंट होता है सुपर हीटर। तो ये सुपर हीटर का टेम्परेचर हायर साइड में होता है और यहाँ पर इसीलिए इसको भी ध्यान रखना जरूरी है कि कंट्रोल टेम्परेचर और कंट्रोल प्रेशर कंडीशंस पे ही आपको इसको काम करवाना है। उसके अलावा है स्टीम पाइप। तो जो भी स्टीम जनरेट होती है तो वो स्टीम पाइप थ्रू यहाँ पे स्टीम पास होगी और जहां पे आपका एप्लीकेशन होगा इंडस्ट्रीज में, वहां तक वो आपको स्टीम सप्लाई कर पाते हैं। तो इसमें भी अलग अलग कंडीशंस होती है, जैसे कि कुछ प्रेशर जो होता है स्टीम पास करने के लिए, तो वो 3.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर बढ़ सकता है, क्योंकि हमने नॉर्मली जो बताया था कि 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से ज्यादा अगर प्रेशर होगा तो वो यहाँ पे बॉयलर एक्ट के अंडर आएगा। तो ये 3.5 kg पर सेंटीमीटर से पास हो सकता है। कुछ पाइप्स में ये जो प्रेशर है वो जनरली मोर देन 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से एक्सीड होगा, तो उसके लिए कुछ स्पेसिफिक प्रोविजन होगी। जैसे कि यहाँ पे इंटरनल डायमीटर है वो 254 इंटरनल डायमीटर मिनिमम रखना चाहिए। उसके अलावा अगर इससे भी ज्यादा होता है तो वो डायमीटर चेंज होगा, मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन भी चेंज हो सकता है और फिर उसका जो प्रेशर रेजिस्टेंस है वो आपको यहाँ पे चेक करना होगा। तो उसके बेसिस पे आपकी अलग अलग यहाँ पे डिजाइन ऑफ स्टीम पाइप यहाँ पे हो सकते हैं, यानी कि इसमें थिकनेस, मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन, जो आउटर डायमीटर, इंटरनल डायमीटर, लेंथ ऑफ पाइप, ये सब बातें यहाँ पे डिसाइड होगी। अभी इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो है रजिस्ट्रेशन। तो जो बॉयलर्स की कैपेसिटी हायर साइड में है, जो बॉयलर्स का टेम्परेचर हायर साइड में होता है, जो बॉयलर का प्रेशर हायर साइड में होता है, वो बॉयलर को रजिस्टर करना जरूरी है। तो ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो होती है, यानी कि आपको वो बॉयलर के डिटेल्स आपको देने होंगे। इंस्पेक्टर वहां पे आएगा, इंस्पेक्टर वहां पे चेक करेगा कि आपने जो डेटा दिया था वही सब इंफॉर्मेशन सेम है, लोकेशन भी सेम है, आपका जो हायर प्रेशर है वो प्रेशर कितना जाता है, ऑपरेटिंग प्रेशर क्या है, सेफ प्रेशर क्या है, ये सभी बातें वो चेक करेंगे और सभी माउंटिंग एक्सेसरीज, सेफ्टी एस्पेक्ट चेक करने के बाद वो शायद आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर सकते हैं। अभी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट मिल जाने के बाद आपको वहां पे कुछ कंडीशंस दी जाएगी कि आपको ये जो सर्टिफिकेट दिया है रजिस्ट्रेशन का, उसमें आपको ये पर्टिकुलर प्रेशर को ये ऑपरेट करना है, मैक्सिमम टेम्परेचर यही रखना है, जो भी फ्लो रेट्स रहेंगे वो फ्लो रेट्स के बारे में भी यहाँ पे कुछ गाइडलाइंस दी गई होंगी, जो भी आपके यहाँ पे सेफ्टी वॉल्स होंगे या फिर फ्यूजिबल प्लग जैसे इक्विपमेंट्स होंगे, तो इसके बारे में भी आपको गाइडलाइंस दी हुई। और ये जो हाईएस्ट प्रेशर है इस पे सबसे ज्यादा फोकस होगा, क्योंकि अगर प्रेशर हम एक्सीड करते हैं तो ये एक्सप्लोजन में बदल सकता है। इसीलिए रजिस्ट्रेशन या सर्टिफिकेट जो आता है, ये सर्टिफिकेट पे ये सभी बातों का यहाँ पे ध्यान दिया गया है और उसके लिए फिर उसकी एक्सपायरी भी दी जाती है कि आपको ये सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन का कब मिला है और नेक्स्ट एक्सपायरी डेट यहाँ पे क्या है और आपने कब रिन्यू करना चाहिए। तो नॉर्मली ये 1 ईयर पीरियड के लिए रजिस्ट्रेशन होता है।
और 1 ईयर कंप्लीट होने के बाद आप इसको रिन्यू कर सकते हैं। तो ये सर्टिफिकेट रिन्यू करने के लिए नॉर्मल प्रोसीजर होती है। लेकिन इन केस अगर आपने कोई भी कंपोनेंट में चेंज किया या फिर आपने प्रेशर में चेंज किया, टेम्परेचर में चेंज किया, या किसी का पाइप का डायमीटर चेंज किया, वॉल चेंज किया, फिटिंग चेंज की, या फिर आपने बॉयलर का लोकेशन ही चेंज कर लिया, तो इस चीजों के लिए आपको फिर से अप्लाई करना होगा और फिर से इंस्पेक्टर आपके यहाँ पे आके वो सभी बातें चेक करेगा और फिर बाद में ही आपको वो कंडीशनल रिन्यूअल मिलेगा या फिर आपको फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना होगा और वो आपको मिल सकता है। उसके अलावा जो प्रोविजनल ऑर्डर्स होती है, तो ये प्रोविजनल ऑर्डर आपको मिलेगी और उसके बाद में अगर इंस्पेक्शन कंटिन्यूअस बेसिस पे नहीं हो पाता है या फिर स्पेसिफिक इंस्पेक्शन नहीं हो पाता है, तो जनरली हम प्रोविजनल ऑर्डर दे देते हैं और उसके बाद में फिर इंस्पेक्शन होने के बाद आपको फाइनल ऑर्डर मिल सकते हैं। उसके अलावा जो सर्टिफिकेट्स होते हैं, तो यहाँ पे कुछ बॉयलर्स के लिए स्पेसिफिक प्रोविजन के लिए, स्पेसिफिक मॉडिफिकेशंस के लिए जो सर्टिफिकेशन की प्रोविजन होती है, तो शायद वो पेंडिंग हो सकती है। तो वो पेंडिंग क्यों होती है, उसका रीजन या उसका जो कॉज होता है वो भी वहां पे वो क्लियर मेंशन करके देते हैं आपको कि आपको ये क्राइटेरिया कंप्लीट करना होगा और ये सेटिस्फाई होने के बाद ही फिर आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। इनकेस आपको लगता है कि ये प्रोविजनल सर्टिफिकेट के बेसिस पे आपको जितने पैरामीटर्स या गाइडलाइंस बताए थे अगर वो आप फॉलो नहीं करते हैं तो आपको ये परमिशन कैंसिल भी हो सकती है। इनकेस अगर आपने बॉयलर्स में कुछ अल्टरेशन किए हैं यानी कि चेंजेस किए हैं तो आपको रिन्यूअल के लिए जाना पड़ेगा। इनकेस अपने स्टीम पाइप में भी अगर कुछ चेंजेस किए हैं तो भी आपको रिन्यूअल के लिए जाना होगा। और यहाँ पे जो एग्जामिनेशन होता है तो ये एग्जामिनेशन कंप्लीट करके लेना है, चाहे वो स्टीम पाइप में मॉडिफिकेशन की वजह से हो या कोई कंपोनेंट में मॉडिफिकेशन की वजह से हो या फिर एक्सपायरी की वजह से हो। तो ये ड्यूटी ओनर की है कि आपको इस प्रोसेस थ्रू जाना है, एप्लीकेशन सबमिट करना है और फिर इंस्पेक्शन एग्जामिनेशन होने के बाद ही आपको सर्टिफिकेट लेके फिर ही बाद में आपको बॉयलर कंटिन्यू ऑपरेट करना है। इन केस यहाँ पे कुछ इश्यूज होते हैं तो वो सॉर्ट आउट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ओनर की ही होगी। उसके बाद में जो 15 नंबर का सेक्शन है वहां पे सर्टिफिकेट्स के बारे में कहा गया है कि सर्टिफिकेट्स हमने जो बताया था नॉर्मली 1 ईयर के लिए आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है, कंडीशनल सर्टिफिकेट्स मिल जाते हैं और उसमें बहुत सारे पैरामीटर जो है वो मेंशन किए जाते हैं। फिर अगर आपको ट्रांसफर करना है सर्टिफिकेट तो जनरली ये सर्टिफिकेट ट्रांसफर इतना सिंपल नहीं है। इन केस अगर कुछ डेथ होती है ओनर की या फिर एक्सीडेंट होता है, मेडिकल इश्यूज होते हैं, अगर आपको उस हिसाब से ट्रांसफर करने हैं तो सर्टिफिकेट ट्रांसफर कर सकते हैं। तो जो भी कंडीशंस आपको सेटिस्फाई करने के लिए बोला है तो वो कंडीशन सेटिस्फाई करने के बाद कॉम्पिटेंट अथॉरिटी यानी कि नॉर्मली जो कॉम्पिटेंट पर्संस या फिर इंस्पेक्टर्स होते हैं उनके इंस्पेक्शन के बाद ही आपको ये सर्टिफिकेट ट्रांसफर करने दिया जाएगा। फिर जो आप कोई भी इंडस्ट्रीज में कहीं पर भी आपके जो बॉयलर्स होते हैं तो वो बॉयलर रूम में एंट्री करने का पावर ये बॉयलर इंस्पेक्टर्स को दिया गया है। यानी कि आप कभी भी 24/7 ये बॉयलर्स इंस्पेक्ट कर सकते हैं और इनकेस अगर वहां पे कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं तो वो सॉर्ट आउट करने के लिए या करेक्ट एक्शंस लेने के लिए आप एम्प्लॉयर को बता सकते हैं। जो भी यहाँ पे बॉयलर ओरिएंटेड एक्सीडेंट्स अगर होते हैं, चाहे वो एक्सप्लोजन हो या डेथ हो, इंजुरीज हो या प्रॉपर्टी डैमेज हो या कोई कंपोनेंट ओरिएंटेड इश्यूज हो, तो वो उसका रिपोर्ट बना के उसकी इंफॉर्मेशन आपको बॉयलर इंस्पेक्टर को देनी है और कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज या लोकल अथॉरिटी अगर कोई रहेगी तो उनको भी ये रिपोर्ट आपको सबमिट करनी है। उसके अलावा जो चीफ इंस्पेक्टर होता है तो उनके पास आप अपील कर सकते हैं इन केस अगर कोई सर्टिफिकेट का आपका रिजेक्शन हुआ है, सर्टिफिकेट सस्पेंड हो चुका है या फिर आपने प्रोविजंस तो सभी कंप्लीट किए हैं फिर भी आपको रिन्यूअल नहीं मिला है या फिर आपको फ्रेश सर्टिफिकेट नहीं मिला है, परमिशंस नहीं मिली है, तो आप अपील कर सकते हैं और फिर चीफ इंस्पेक्टर या डेप्यूटी चीफ इंस्पेक्टर आके इंस्पेक्शन करने के बाद आपके अपील पे वो आपको रिजल्ट दे सकता है। तो ये मेन जो
ऑथोरिटी रहेगी, ये चीफ इंस्पेक्टर, डेप्यूटी चीफ इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर यहाँ पे रहेगी। उसके अलावा अगर मेजर इश्यूज होते हैं, यहाँ पे अगर आपको लगता है कि यहाँ पे बहुत सारे ऑब्जेक्शन आ चुके हैं या फिर कोई पर्टिकुलर कंपोनेंट्स या पार्ट्स में आपको लगता है कि कहीं पे चेंजेस करनी चाहिए, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट को ऑथोरिटी है, पावर है कि ये जो अलग अलग ऑथोरिटीज है इसमें चेंज करना, इसके पावर्स को चेंज करना, या फिर जो सेक्शंस दिए गए, गाइडलाइंस दिए गए, इसमें चेंजेस करना, ये सभी बातें की पावर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को दी गई है। अभी जो ऑर्डर्स प्रोविजनल बताए थे, फिर उसको फाइनल कर सकते हैं, तो ये स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट या कंडीशंस के बेसिस पे डिपेंड होता है, और ये अगर सेटिस्फाई होती है तो फाइनल ऑर्डर आपको मिल सकते हैं। इन केस अगर आपको लगता है कि हमने इसको ये प्रेशर पे बॉयलर चलाने के लिए परमिशन दी थी, लेकिन इन्होंने थोड़ा सा प्रेशर हायर साइड पे बताया है, और यहाँ पे अगर पता चला कि जो भी हमने नॉर्म्स बताए हैं, चाहे वो प्रेशर के लिए, टेम्परेचर्स के लिए, फ्लो रेट्स के लिए या फिर कंपोनेंट्स के लिए, वो अगर आपने फॉलो नहीं किए तो यहाँ पे पेनाल्टीज भी लग सकती हैं। तो ये इंस्पेक्टर, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी या कॉम्पिटेंट पर्सन डिसाइड करेगा कि इसके पेनाल्टी क्या होनी चाहिए और पेनाल्टी किस वजह से यहाँ पे होनी चाहिए। अगर ये स्पेशली इलीगल यूज होगा तो यहाँ पे हेवी पेनाल्टी लग सकती है, या फिर यहाँ पे एज अ ऑफेंस भी ये कंसिडर हो सकता है। अदर पेनाल्टीज की प्रोविजंस भी यहाँ पे अलग अलग हो सकती है, जैसे कि आपने लोकेशन ही चेंज कर लिया, या फिर बॉयलर की मूवमेंट कर ली, या फिर आपने स्टीम पाइप चेंज कर लिया, या फिर आपने स्टीम का प्रेशर चेंज कर लिया, या फिर कुछ प्रोविजंस में चेंज किया और आपने इंस्पेक्टर को बताया है नहीं, तो ये अदर पेनाल्टीज प्रोविजंस के थ्रू भी यहाँ पे आपको पेनाल्टीज लग सकती है। अगर आपने जो भी रजिस्ट्रेशन आपको बताया है या फिर रजिस्टर्ड मार्क है, उसमें भी अगर कुछ टैंपरिंग किया, उसमें भी कुछ चेंजेस करने की कोशिश की, तो वहां पर भी आपको ये पेनाल्टीज लग सकती हैं। उसके अलावा जो प्रीवियस सैंक्शनिंग होते हैं उसके ऊपर भी कुछ लिमिटेशंस, एक्सेप्शन केसेस हो सकते हैं, तो ये लिमिटेशंस भी आपके रजिस्ट्रेशन के बेसिस पे, आपके कंडीशंस बेसिस पे ये लागू हो सकते हैं। इन केस अगर ये कुछ मेजर प्रॉब्लम होने के चांसेस है, जैसे कि आपने हायर प्रेशर पे बॉयलर ऑपरेट करना शुरू कर दिया और आपको वार्निंग देने के बाद भी आप फिर भी पेनाल्टीज पेमेंट करने के बाद भी आपने सेम कंटिन्यू रखा, तो ये ऑफेंस यहाँ पे हो सकता है। और इन केस आपको कुछ प्रोविजंस देना चाहिए, अगर वो वर्कर्स को प्रोविजन नहीं देते हैं, बॉयलर ऑपरेटर को प्रोविजन नहीं देते हैं, और आप हाई रिस्क में उसको काम करने के लिए बताते हैं, और इन केस एक्सीडेंट होता है, इंसिडेंट होता है, तो ये भी यहाँ पे ऑफेंस कंसिडर होगा। उसके अलावा जो भी प्रोविजंस यहाँ पे अलग अलग इंस्पेक्शंस के लिए, अलग अलग सर्टिफिकेशंस के लिए, प्रोविजंस के लिए बतानी है, तो ये सभी बातें सेंट्रल बॉयलर बोर्ड तय करेगा, और ये सेंट्रल बॉयलर बोर्ड के जो कमिटी मेंबर्स है ये सभी एक्सपर्टाइज होंगे, और ये सब एक्सपर्ट्स यहाँ पे बॉयलर एक्ट के ओरिएंटेड सभी बातें डिसाइड करेंगे। यहाँ पे स्पेसिफिक जो सेंट्रल बॉयलर बोर्ड के बारे में कहा, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स रहेंगे, या फिर जो IS होता है, इंडियन स्टैंडर्ड्स होता है, उसके यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव हो सकते हैं, या जो बॉयलर कंपोनेंट के जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं उनके यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव हो सकते हैं, या फिर जो यूजर एंड में जो पर्सन्स होते हैं जिनको ये नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, जिनको ये जानकारी है, वो भी यहाँ पे मेंबर हो सकते हैं। तो यहाँ पे ये बोर्ड को ये अलग अलग पावर्स है, जहाँ पे ये आपका मैटर होता है, ये मैटर आप चेंज कर सकते हैं। तो ये सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के अलग अलग पावर्स और प्रोविजंस है जो सेक्शन 28A और 29 में दिए गए। अभी कुछ डेफिनेशंस, जैसे कि हमने कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की बात की, कॉम्पिटेंट पर्सन की बात की, इंस्पेक्टिंग अथॉरिटी की बात की, या टेक्निकल एडवाइजर की बात की, तो ये सभी अलग अलग डेफिनेशंस यहाँ पे मॉडिफाई होते रहती है, और ये चीजें इसलिए रिक्वायर्ड है क्योंकि अगर आपने बॉयलर के कुछ अल्टरेशन किए, कंपोनेंट्स के अल्टरेशन किए, या फिर रिन्यूअल में चेंजेस किए, कुछ एडिशन किया है, तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के हिसाब से, लेटेस्ट डेफिनेशन के हिसाब से, जो भी बॉयलर्स के एक्सेप्शन केसेस है उस हिसाब से सबको ध्यान में रखते हुए ये अलग अलग बातें आपको यहाँ पे चेक करनी होगी।
जैसे आज के डेट में बॉयलर के जो डिजाइन है वो चेंज होते जा रहे हैं, उसमें मैक्सिमम केसेस में ऑटोमेशन होते जा रहे हैं, उसमें अलग अलग सेंसर्स यहाँ पे बिठाए जा रहे हैं या फुल्ली ऑटोमेटिक कंट्रोल्ड बेस्ड बॉयलर्स यहाँ पे लगाए जा रहे हैं। तो उसी हिसाब से ये जो ऑथोरिटीज है या पर्सन्स है, इनकी भी डेफिनेशंस, उसकी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है या एग्जाम पास होने की रिक्वायरमेंट है, ये भी चेंज होते जा रहे हैं। तो लेटेस्ट जो भी गाइडलाइंस होंगे उस हिसाब से आपको ये वर्कआउट करना है और उसके बेसिस पे ही इंस्पेक्शन कंप्लीट करना है। तो जैसे अभी हमने बात की थी कि रेगुलेशंस में अगर कुछ चेंज करने हैं तो ये सेक्शन 28 में ऑलरेडी दिया है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि मेन बॉयलर एक्ट में ही चेंज करना है तो सेक्शंस में चेंज करना है, कंटेंट्स में चेंज करना है, तो ये 28A के अंदर पावर दिया गया है। इनकेस रूल्स, बॉयलर रूल्स जो होते हैं वो बॉयलर रूल्स में अगर आपको चेंज करना है तो ये भी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया गया है और ये दूसरे अथॉरिटीज को भी बता सकते हैं ये रूल्स में ये चेंजेस करने। इन केस पेनाल्टीज जो होती है तो पेनाल्टीज की प्रोविजन या फिर पेनाल्टीज में जो लेवल होती है उसको अगर चेंज करना है तो ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर होते हैं। और ये जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसका पब्लिकेशन करना, उसकी पब्लिसिटी करना, अवेयरनेस क्रिएट करना, वर्कर्स को स्पेशली उसके लिए जो भी हजार्ड्स या रिस्क उसके बारे में बताना, ये सभी जानकारी ये सेंट्रल गवर्नमेंट थ्रू या स्टेट गवर्नमेंट थ्रू पब्लिसिटी हो सकती है। ये 31 में दिया है। पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू गिव डायरेक्शंस। सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पावर है कि स्टेट गवर्नमेंट को गाइड करे या फिर अदर जो रीजनल एरियाज होते हैं, यूनियन टेरिटरीज होते हैं, उनको भी वो डायरेक्शन दे सकते हैं और उसके बेसिस पे अगर कुछ स्पेसिफिक आपको स्टेप्स लेने हैं तो वो स्टेप्स भी आप ले सकते हैं। इनकेस जो भी रजिस्ट्रेशन फीस होती है अगर वो पेंडिंग रहती है या फिर रिन्यूअल फीस पेंडिंग होती है तो वो रिकवरी करने के लिए भी सेक्शन 32 में दिया गया है प्रावधान, जहां से आप ये फीस पे भी पेनाल्टी लगा सकते हैं, उस पर सरचार्ज लगा सकते हैं और अगर ये फीस वार्निंग के बाद भी अगर पेंडिंग नहीं होती है तो ये पेमेंट नहीं होता है तो आप जो बॉयलर का ऑपरेशन है वो भी स्टॉप कर सकते हैं। तो ये बहुत सारी बातें सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर है बॉयलर एक्ट 1923 में। और जो बॉयलर रूल्स होते हैं या सेंट्रल बॉयलर रूल्स या स्टेट रूल्स या लोकल अथॉरिटी के कोई रूल्स होते हैं तो स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पे इंटरफेयर कर सकता है। मैक्सिमम केस में जो चीफ इंस्पेक्टर, डेप्यूटी चीफ इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर या कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज जो होती है ये बहुत सारे सजेशंस, एडवाइजेस ये एक्ट्स और रूल्स को देते हैं जिसके बेसिस पे जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है, लेटेस्ट डेटा है, उसके बेसिस पे मॉडिफिकेशन होने के चांसेस होते हैं। तो ये सभी बातें जहां पर भी जिस इंडस्ट्रीज में, जिस फील्ड में बॉयलर के डेफिनेशंस के अंदर बॉयलर्स अगर आते हैं और अगर आपको बॉयलर एक्ट 1923 लागू होता है तो ये एक्ट के सेक्शंस की गाइडलाइंस और रूल्स आपको फॉलो करना जरूरी होगा। तो कुछ जगह आपको एग्जम्पशंस मिल सकते हैं और कुछ केसेस में कुछ जो सेक्शंस या रूल्स है वो ऑब्सोलीट हो सकते हैं या फिर कुछ ऐड भी हो सकते हैं, तो यहाँ पे रिपील भी होने के चांसेस होते हैं। तो ये इंफॉर्मेशन थी बॉयलर एक्ट 1923 के बारे में। थैंक यू।